हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक क्राइम थ्रिलर फिल्म भक्षक की, जो कि नेटफ्लिक्स पे मौजूद है और इसे IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और दर्शाती है कि कैसे एक अपराध समाज और सिस्टम की सच्चाई को उजागर करता है। फिल्म की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चाइल्ड वेलफेयर में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा होता है। उस आदमी ने उस लड़की की हालत बहुत ही खराब कर दी थी। यहीं पर सोनू नाम का एक आदमी आता है और उसी ने इस लड़की को वहां लाया था। अब क्योंकि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वे उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद वे उसकी बॉडी को श्मशान ले जाते हैं और बॉडी को जलाने वाले आदमी से कहते हैं कि वे बंसी साहू के आदमी हैं। अगर ये बात किसी को पता चली तो सोच लेना। इसके बाद वो आदमी चुपचाप उस बॉडी को जला देता है। अगले सीन में हम रात के समय वैशाली को देखते हैं, जो एक पत्रकार है। फिर गुप्ता जी का फोन आता है और गुप्ता जी आधी रात को वैशाली को ब्रिज के नीचे बुलाते हैं। दरअसल गुप्ता जी वैशाली को कुछ जानकारी देना चाहते हैं। गुप्ता जी वहां वैशाली को मनोहरपुर की एक फाइल देते हैं और बताते हैं कि मनोहरपुर के बालिका सेवा गृह में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें मारा भी जा रहा है। ये फाइल 3 महीने पहले बनाई गई थी, लेकिन अब तक किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब वैशाली इस फाइल को पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि आखिर मामला क्या है। मनोहरपुर के बालिका सेवा गृह की लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है और ये बात किसी को भी नहीं पता है। इसके बाद वैशाली अपनी कोशिशों के जरिए इस सच को न्यूज चैनल पर सबके सामने लाने का फैसला करती है। वो अपने कैमरामैन भास्कर के साथ इस मिशन पर आगे बढ़ती है। अगले सीन में उसके पति को दिखाया जाता है, जो घर पर है। उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई बच्चा नहीं है। परिवार चाहता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और बच्चे की देखभाल करे, लेकिन वैशाली ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो अपने न्यूज चैनल पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। अब वैशाली भास्कर के साथ मनोहरपुर के चाइल्ड वेलफेयर जाती है। वहां वो कुछ तस्वीरें खींचने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सोनू वहां आता है और वो वैशाली से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक निजी इलाका है और यहाँ ऐसा करना पूरी तरह गलत है। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वैशाली और भास्कर मिलकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहुंचते हैं। वहां वे मनोहरपुर की इन लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये मामला पहले ही कवर हो चुका है, इसलिए वे उनकी कोई मदद नहीं कर सकते और उन्हें इस सब से दूर रहने को कहते हैं। अब वैशाली के पति, जो डाक सेवा में काम करते हैं, को बंसी साहू का फोन आता है। वो कहता है कि अपनी पत्नी से कहें कि इन सब मामलों से दूर रहे, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। जैसे ही वैशाली अपने घर पहुंचती है, उसका पति उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आज ही वो इस रिपोर्ट पर काम करना बंद कर दे। लेकिन वैशाली उसकी बात नहीं सुनती और दोनों का झगड़ा हो जाता है। अगले दिन वैशाली के ऑफिस में फिर से गुप्ता आते हैं और बताते हैं कि बंसी साहू कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो बहुत ही पावरफुल आदमी है और उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक उसकी पहुंच है। अब वैशाली और भास्कर मिलकर आसपास के कुछ चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स चेक करते हैं, जहां वे मनोहरपुर की लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चलता। इसके बाद वे सीधे बंसी साहू से मिलने जाते हैं। जब वे बंसी साहू से मुलाकात करते हैं तो उन्हें ये बात समझ में आती है कि बंसी साहू एक सीधा साधा इंसान नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और कई उल्टे सीधे काम करता है। जाने अनजाने में वो उन्हें धमकी भी देता है। अब रात को जब वैशाली अपने घर देर से पहुंचती है तो उसका पति उस पर फिर से चिल्लाता है और कहता है कि उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इस बात पर दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है, क्योंकि वैशाली इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके बाद वैशाली और भास्कर फिर से कुछ अन्य चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स जाते हैं, जहां वे फिर से
मनोहरपुर की कुछ लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें वहां कोई लड़की नहीं मिलती, लेकिन मनोहरपुर के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में काम करने वाली एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसका नाम सुधा है। सुधा जो वहां खाना बनाया करती थी। जब वैशाली ने उससे सवाल किए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन वैशाली के समझाने पर उसने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। सुधा ने बताया कि उसे उस समय पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने मनोहरपुर के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उसे खाना बनाने का काम मिला। वहां उसकी मुलाकात बीबी रानी से हुई, जो वहां की सारी लड़कियों का ध्यान रखती थी। जब वो उस कमरे में गई जहां लड़कियां रुकी हुई थी, तो वो हैरान रह गई। एक छोटे से कमरे में बहुत सारी लड़कियां थी और उनके चेहरे उदास और डरे हुए थे। सुधा अपने काम में लग गई और खाना बनाने का सारा काम करने लगी। कुछ देर बाद वहां एक लड़की आई और सीधे कह दिया, जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारी लाश यहां से जाएगी। थोड़ी देर में बीबी रानी वहां आ गई और उस लड़की को बुरी तरह पीटकर वहां से भगा दिया। फिर बीबी रानी ने सुधा से कहा, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। रात को अचानक सुधा की नींद खुली और उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो कुछ आदमी लड़कियों को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। सुधा उनका पीछा करती हुई बाहर तक गई और देखा कि वे लोग एक गाड़ी में लड़कियों की लाशें रख रहे थे। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई। इसके बाद जब सुधा उन लड़कियों के कमरे में गई तो उसने देखा कि बीबी रानी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। तभी छत से कुछ आवाज आई। जब सुधा ने छत पर जाकर देखा तो वहां चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। यह देखकर सुधा को बहुत बुरा लगा और वो डर भी गई। तभी एक लड़की ने उसे कमरे में खींच लिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यहां से निकल जाओ। ये कोई मजाक नहीं है, या तो तुम यहां से जाओगी या तुम्हारी लाश यहां से जाएगी, इसलिए सही समय देखकर यहां से निकल जाओ। अगले दिन सुधा की मुलाकात बंसी साहू से हुई। पूरा चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी बंसी साहू ही चलाता था। सुधा को वहां रहते हुए समझ आ चुका था कि ये जगह बहुत ही खराब है। रात को एक पार्टी के दौरान वहां सभी लोग मस्ती कर रहे थे और कुछ लोग सुधा के साथ बदतमीजी करने लगे। ये देखकर सुधा को और बुरा लगा और अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसे यहां से भागना होगा। सही समय देखकर सुधा ने अपना सामान उठाया और वहां से भाग निकली। अगर वो वहां से नहीं निकलती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती। सुधा ने ये सारी बातें वैशाली को बता दी। वैशाली जब ये सब सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मनोहरपुर की उन लड़कियों को वहां से कैसे छुड़ाए। अगले दिन वैशाली के घर उसकी ननद और नंदोई आए होते हैं। वो लोग भी वैशाली से कहते हैं कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए और बच्चे पैदा करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन वैशाली उन्हें सुनाते हुए कहती है, तुम एक वकील हो और कब तक सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने का काम करते रहोगे? तुम मेरे लिए एक PIL फाइल करो। वैशाली उन्हें और भी सुनाती है और कहती है, तुम छोटा काम करते हो और मैं एक बड़ा काम कर रही हूं। उसी दिन सोनू बंसी के पास पहुंचता है और कहता है कि किसी ने उनके खिलाफ PIL फाइल कर दी है। यह सुनकर बंसी को बड़ा झटका लगता है। वो तुरंत ही अपने मंत्री के पास पहुंचता है और कहता है, किसी ने हमारे खिलाफ PIL फाइल कर दी है और अगर ऐसा हुआ तो मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग फंसेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि इस केस को यही रफा दफा कर दो और जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें यहां से हटा दो। बंसी को यह नहीं पता था कि PIL किसने फाइल की है, इसलिए वो सोनू से कहता है कि वो इसके बारे में पता करे। सोनू पता लगाकर बंसी को बताता है कि उसे शक है कि यह काम वैशाली के नंदोई ने किया है, क्योंकि वो वकील है और वही ये सब कर सकता है। इसके बाद अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वैशाली के नंदोई को
सोनू ने बुरी तरह पीटा होता है। वैशाली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाती है, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं, हम एफआईआर दर्ज तो कर देंगे, लेकिन नाम नहीं डालेंगे। पुलिस को अच्छी तरह मालूम था कि वैशाली किसके खिलाफ एफआईआर की बात कर रही है। इसके बाद वैशाली अस्पताल में अपने नंदोई से मिलने जाती है। नंदोई उससे गुस्से में कहते हैं, मैंने तो पीआईएल फाइल ही नहीं की थी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो उन्होंने मुझे क्यों मारा? नंदोई की बातें सुनकर वैशाली को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। बाहर उसका पति इंतजार कर रहा होता है और वो वैशाली को पूरा समर्थन देता है। ये देख वैशाली को अच्छा लगता है। फिर वो अपने पति के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें बताती है कि सोनू ने क्या किया और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद वे लोग शहर की नई डीएसपी जसप्रीत कौर से मिलने जाते हैं, जो बेहद ईमानदार है। जसप्रीत कौर वैशाली को पहले से जानती थी क्योंकि उन्होंने उसकी एक वीडियो देख रखी थी। जसप्रीत कौर वैशाली से कहती है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या सबूत है कि ये फाइल सही है? हम शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन सोनू ने वैशाली के नंदोई पर हाथ उठाया था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। पुलिस सोनू को गिरफ्तार करने वेलफेयर सोसाइटी पहुंचती है, लेकिन बंसी साहू उन पुलिस वालों को वहां से भगा देता है। इसके बाद जसप्रीत कौर अपने कमिश्नर से मिलती है और उन्हें फाइल दिखाती है, लेकिन कमिश्नर कहते हैं कि ये केवल शक के आधार पर बनाई गई फाइल है, कोई आधिकारिक फाइल नहीं है। इस वजह से जसप्रीत कौर कुछ नहीं कर पाती। रात को जसप्रीत कौर अपने घर पर वैशाली को बुलाती है। वे कहती है, 3 महीने पहले ये फाइल बनी थी, तब से किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तुम समझ सकती हो कि बंसी साहू कितना ताकतवर आदमी है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसकी साइड हो गई हूं, लेकिन हमें और सबूत की जरूरत है। अगले दिन गुप्ता जी फिर से वैशाली के पास आते हैं और बताते हैं कि पीआईएल उन्होंने ही फाइल की थी। साथ ही वो कुछ और बातें भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हाल ही में कुछ हत्याएं हुई है, जिन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद वैशाली एक और वीडियो बनवाती है और इस बार वो अपने वीडियो में वंशी साहू के बारे में खुलकर कहती है और उसकी सारी पोल खोल देती है। उसमें वो बताती है कि वंशी साहू क्या क्या कांड करता है और पुलिस उसका किस तरह साथ देती है। ये बात बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, इसलिए मुख्यमंत्री का कॉल मंत्री के पास आता है, जहां मुख्यमंत्री उनसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। जसमीत कौर वैशाली को ये बात बताती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि ये एफआईआर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाएगी। मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हमें कुछ बड़े सबूत की जरूरत है और वैशाली को पता है कि वो सबूत कहां से मिलेगा। इसलिए वो पटना के चाइल्ड वेलफेयर में जाती है, जहां वो सुधा से मिलती है और कहती है, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे जैसे और कई लड़कियों की मदद कर पाएंगे जो मुनावरपुर की उन चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों में फंसी हुई है। सुधा उसकी बात मान जाती है। सुधा का एक वीडियो बनता है जिसमें वो मुनावरपुर की चाइल्ड वेलफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है कि वहां क्या क्या होता है। अगले दिन जसमीत कौर मुनावरपुर के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। जसमीत कौर सबसे पहले बेबी रानी को गिरफ्तार करती है और उन सभी लड़कियों को अच्छे से संभाल कर बाहर निकालती है। थोड़ी देर बाद वंशी साहू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो वैशाली को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि एक छोटी सी रिपोर्टर उसे इस तरह गिरफ्तार करवा देगी। बाद में वैशाली अपनी स्पीच के जरिए सभी को बताती है, जब तक मामला व्यक्तिगत न हो जाए तब तक कोई भी आगे नहीं आता। लेकिन मैं चाहती हूं कि मामला व्यक्तिगत हो या ना हो, आप लोग आगे आए, क्योंकि ये एक इत्तेफाक की बात है और वो इत्तेफाक कभी भी आपके साथ हो सकता है। अगर कल कोई आगे नहीं आया तो आपको बहुत बुरा लगेगा।
इसलिए किसी और के मामले में व्यक्तिगत हो जाएं और उनकी मदद करें। तभी हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, भक्षक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सशक्त संदेश है। ये कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपको जागरूक भी बनाएगी। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको भक्षक का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।